हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत फिर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट मेरा यूनिट वही है। उसी में आज हम पढ़ेंगे कि मेटलिक सॉलिड क्या है और कोवैलेंट सॉलिड क्या है, और मेटलिक सॉलिड में कौन सा फोर्स कार्य करते हैं और कोवैलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्स कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में तो पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये भी हम चल रहे हैं। ये मेरा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत यह दूसरा यह लेक्चर बन रहा है, लेकिन यह लेक्चर तीसरा है। ठीक, सबसे पहले लिखिए कि टाइप ऑफ, पहले लिखिए व्हाट इज मेटलिक सॉलिड। ठीक, लिखिए व्हाट इज मेटलिक सॉलिड। व्हाट इज मेटलिक सॉलिड, कि मेटलिक सॉलिड है क्या। मेटलिक मीन्स हम सब लोग जानते हैं कि मेटल मीन्स क्या होता है, धातु। मेटल मीन्स धातु, ठीक है। तो मेटलिक मीन्स हो जाता है धात्विक ठोस, ठीक है। मेटलिक सॉलिड का हिंदी हो जाता है धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस यानी कि धातु का ठोस। जो धातु का से बना होगा वही क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस, जिसमें केवल और केवल धातु उपस्थित होंगे, प्योर धातु। तो वो सब क्या आ जाएंगे, मेटलिक सॉलिड आ जाएंगे, यानी अर्थात धात्विक ठोस आ जाते हैं। तो हिंदी हम लोग समझ गए कि धात्विक ठोस, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज मेटलिक सॉलिड। तो लिखिए सबसे पहले व्हाट इज मेटलिक सॉलिड। लिखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड, the crystalline solid in which, जिसमें only केवल metals of cation and their electron are present at the lattice point, in their lattice structure. Lattice structure is called, कहलाता है मेटलिक सॉलिड, ठीक है। मेटलिक सॉलिड देखिए कह रहा है क्या, डिफिनीशन अब समझिए कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस, इन व्हिच, जिसमें ओनली अर्थात केवल, ओनली मीन्स केवल, ठीक है, मेटल्स ऑफ कैटायन, केवल धातु के कैटायन अर्थात धातु के धनायन, ठीक है, एंड देयर इलेक्ट्रॉन, और उनके ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धातु के कैटायन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में। तो वह क्या कहलाता है, मेटलिक सॉलिड। फिर से समझिए, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस, इन व्हिच, जिसमें ओनली केवल मेटल्स ऑफ कैटायन, धातु के धनायन, एंड देयर इलेक्ट्रॉन, और धातु के ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में। किसमें, तो जालक संरचना में। जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल क्या उपस्थित होते हैं, धातु के कैटायन और उनके ही इलेक्ट्रॉन। तो वह क्या कहलाता है, मेटलिक सॉलिड कहलाता है, धात्विक ठोस। यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा कि धात्विक ठोस है क्या, ठीक। अब कहिएगा सर जी थोड़ा एग्जाम्पल देकर इसको समझा देते हैं तो बेहतर होता, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल द मेटल, ठीक है, ऑल द मेटल, सभी जो धातु होंगे वह धात्विक ठोस हो जाएंगे।
होंगे। जैसे कि देख लीजिए दैट इज कॉपर है, फेरस है, जिंक है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ETC, ठीक है। सीधे में कह रहा है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टल ये ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मेटल्स केवल धातु उपस्थित ऑफ कैटायन केवल धातु के धनायन एंड देयर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में इज कॉल्ड कहलाता है मेटलिक सॉलिड। तो वह क्या कहलाता है? मेटलिक सॉलिड कहलाता है, ठीक है। आप कहिएगा सर दिखाइए एग्जांपल एक दो, तो देखिए यह फेरस है, ये फिर आयरन है, ये आयरन है या नहीं है? तो कहिएगा यस सर है। तो आयरन धातु है, क्या धातु है? तो कहते हैं धातु है यार, धातु है क्या है? मेटल है। क्या है? तो मेटल है, मेटल है, ठीक है। अब यह आयरन क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? यह त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग दिया, यह आयरन क्या बना दिया? Fe2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस करे Fe2+, तो यह कैटायन बना दिया, बनाया कि ना बनाया? और यह इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन देखिए, अर्थात यह कैटायन हुआ कि नहीं हुआ? जब 2 इलेक्ट्रॉन यह लॉस किया, यानी कि द एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज देयर वैलेंसी, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वह उसका वैलेंसी भी कहलाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही ज्यादा उसका वह वैलेंसी भी होगा, और यह वैलेंसी हुई है इसका 2 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका 3 भी वैलेंसी होता है, 2 वैलेंसी बनाता है Fe2O3, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेमेटाइट, ठीक है। जब 2 वैलेंसी होगा तो Fe2O3, और जब 3 इलेक्ट्रॉन आयरन त्यागता है तो क्या होता है? Fe3O4 का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। जब हम लोग पढ़े होंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल तो उसमें ही हमारे सर पढ़ा दिए होंगे फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल और एंटी फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल और पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल। तो Fe2O3 इज द पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल एंड Fe3O4 इज द फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल, ठीक है। Fe3O4 फेरोमैग्नेटिक, तो उस पर हमें चर्चा नहीं करनी, इस पर हमें। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन खोया कि नहीं खोया, तो वही देखिए अब कि किस प्रकार इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। अर्थात Fe है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग दिया, क्या बना दिया? Fe2+ आयन बना दिया। अब देखिए इसमें किस प्रकार Fe2+ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यह छोड़े हुआ है, फिर यह Fe 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए यहाँ पे। फिर यह क्या किया? Fe 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। फिर यह Fe2+, फिर यह 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यह क्या आ गया? Fe2+, फिर क्या आ गया? यह 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर आ गया Fe2+, फिर यह 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Fe2+, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये श्रृंखला लगातार चलता ही रहता है, ठीक है, लगातार यह चलता ही रहता है यह श्रृंखला। अब हम इसको क्या कर दिए? इस प्रकार हम ज्वाइंट कर दिए, इसके बीच कोई फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो धातु के बीच कौन सा फोर्स करेगा? धातु के बलना कार्य करेगा। तो कहिएगा यस सर। यह सब क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर है या नहीं है पूरा? और ये सब क्या है? तो ये सब लैटिस पॉइंट है या ना है? तो कहिएगा यस सर। तो क्या कह रहा है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मेटल्स ऑफ कैटायन केवल धातु के धनायन है कि नहीं है? कैटायन यह Fe धातु है कि नहीं है? और इस यही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका कैटायन हुआ कि नहीं? तो कह रहा ओनली मेटल्स ऑफ कैटायन केवल धातु के धनायन एंड दियर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन है या कि नहीं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
एंड दियर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर। यह सब जालक बिंदु ही तो है भाई, यह सब जालक बिंदु ही तो है। एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यह पूरा क्या जालक संरचना है। इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, मेटलिक सॉलिड, यानी कि एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जालक बिंदु पर केवल और केवल धातु के कैटायन यानी कि धनायन और उनके ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि मेटलिक सॉलिड, हम उसे ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि द सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मेटल्स ऑफ द कैटायन, केवल धातु के धनायन, एंड दियर इलेक्ट्रॉन और उनके इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचनाओं में, इज कॉल्ड कहलाता है मेटलिक सॉलिड। तो वह क्या कहलाता है, मेटलिक सॉलिड कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक, ठीक, इसको बढ़िया से लिख देते, पहले रुक जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 प्लस, ठीक, ठीक हो गया, हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सजाकर, इसको लिख दीजिए लैटिस पॉइंट। होंगे कि ना होंगे, तो होंगे लैटिस पॉइंट। इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं तो जालक बिंदु होकर हिंदी होता है। क्या होता है, जालक बिंदु। ठीक है, और इसका जालक संरचना, ठीक है, तो जालक बिंदु। अब तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो द सॉलिड एक वैसा ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली मेटल्स, केवल धातु ऑफ कैटायन, धातु के धनायन, है कि नहीं है, Fe+2 धातु के धनायन। कोई कहेगा आयरन का धनायन कौन थे, Fe+2 मेटल्स ऑफ द कैटायन एंड देयर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर। यह सब क्या है, जालक बिंदु एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचनाओं में, इस कॉल्ड कहलाता है मेटलिक सॉलिड। तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। इस कॉल्ड द मेटलिक सॉलिड। तो यहाँ तक क्या, सोडियम का भी ले सकते हैं, कैल्शियम का भी ले सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप त्याग करवा दीजिए। तो यहाँ तक आपको पूरा सेटिस्फाइड आप हो गए होंगे। अब आप पूछेगा सर ये बंधा किससे होता है, तो मेटलिक बॉन्ड से। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा देते हैं, तब उसके बाद मेटलिक बॉन्ड पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में आसानी से लिख सकते हैं। लिख लिए होइएगा, ठीक। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक सॉलिड। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक सॉलिड। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक सॉलिड। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज लिखिए, पहला प्रॉपर्टीज लिखिए। लिखिए इन मेटलिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड only metals of cation and or their और उनके इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट at the lattice point in their lattice structure. Lattice structure.
अभी हम लोग पढ़े हैं कि इन मेटलिक सॉलिड में ओनली मेटल्स ऑफ कैटायन, केवल धातु के धनायन, एंड दियर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल पहले दिखा दीजिए, तब हम क्या होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये Fe2+ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, ठीक, और कैसे आ गया था 2 इलेक्ट्रॉन, यह सब बता दिए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, Fe ने त्यागा है, ठीक, तब तो 2 ऊपर चढ़ा इसके, ठीक है, फिर यहाँ Fe, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ गड़बड़, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ Fe 2+ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यह लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर है, और यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट, क्या है, ये और ये दोनों क्या है, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, समझिए अब कि इन मेटलिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस में ओनली मेटल्स ऑफ कैटायन, केवल धातु के धनायन, एंड दियर इलेक्ट्रॉन और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में। यानी कि धात्विक ठोस में केवल और केवल धातु के धनायन अर्थात कैटायन, धातु के धनायन यानी कि आयरन का जो धनायन कौन होगा, तो Fe+2 होगा ना होगा, क्योंकि Fe ने आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तब तो यह कैटायन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आयन, तो धातु के धनायन यानी कि मेटल्स ऑफ द कैटायन, तो Fe एंड दियर इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उनका ही नहीं, क्या दूसरा का वैल्यू लिया, नहीं उनका ही है सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उनका ही, तो मेटल्स ऑफ द कैटायन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग समझ गए, दूसरा लिखिए, इट हैव, सीधे लिखिए इट हैव, यह रखता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा लिखिए, इन मेटलिक सॉलिड, इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में, ठीक है, मेटलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, या एक्ट, प्रेजेंट से बनिया एक्ट, ठीक है, ठीक है, एक्ट बिटवीन मेटल्स ऑफ कैटायन cation and its and their electron, यानी कि मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में मेटलिक बॉन्ड आर एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, ठीक है, एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, एक्ट मीन्स कार्य करना, ठीक है, कार्य करना, ठीक है। तो यानी कि मेटलिक बॉन्ड आर एक्ट बिटवीन द मेटल्स ऑफ कैटायन एंड देयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि धातु के धनायन Fe है और देयर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Fe और 2e के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटलिक बॉन्ड कार्य करता है, धात्विक बंधन कार्य करता है, ठीक है, धात्विक बंधन कार्य करता है, यह काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तीसरा लिखिए, मेटलिक सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड,
चौथा लिखिए मेटलिक सॉलिड आर, मेटलिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग, यह काफी मजबूत होता है। ठीक है, मेटलिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग, यह काफी क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, मेटलिक सॉलिड आर द स्ट्रॉन्ग। पांचवा लिखिए इट हैव इन मेटलिक सॉलिड, धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू बी मूव। ठीक है, पांचवा लिखिए इन मेटलिक सॉलिड, इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन become free to move, electron become free to move, in all फ्री टू मूव, सीधा लिखिए। यानी कि गमन करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, ये आसानी से क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, यानी कि आसानी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, मूव करते रहते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी तब लोग हमने पढ़ा। पहला क्या था कि इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में ओनली मेटल ऑफ कैटायन, केवल धातु के धनायन एंड दियर इलेक्ट्रॉन, और उनके ही इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में। यानी कि धात्विक ठोस में केवल धातु के कैटायन और उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जालक स्ट्रक्चर, जालक संरचना के जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं। दूसरा कहा इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा है इन मेटलिक सॉलिड धात्विक ठोस में मेटलिक बॉन्ड एक्ट बिटवीन द मेटल्स ऑफ द कैटायन एंड दियर इलेक्ट्रॉन, यानी कि धात्विक ठोस में कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच धात्विक बंधन कार्य करता है, दैट इज मेटलिक बॉन्ड, अर्थात मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत होता है। ठीक है, इन मेटलिक सॉलिड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और यही आगे पढ़ाएंगे कि 5वें टॉपिक से, केवल 5वां इसमें महत्वपूर्ण है, इसे 4 रीजनिंग टाइप क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, तो 5वां 6ठा टॉपिक पढ़ाएंगे कि मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल। तो आप पूछेगा सर ये डक्टाइल कैसे है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही डक्टाइल है। और आपके सर 10th में पढ़ाएंगे कि डक्टाइल तन्यता, हिंदी में ओकरा कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, दैट इज कॉल्ड द डक्टाइल, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता, उसको ही डक्टाइल कहते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। देख लीजिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ये तो सर है आसानी से हम, इसीलिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक अपने नोटबुक में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, कर लीजिएगा नोट। ठीक, इसको रहने देते हैं। ठीक है, 5 मिनट के लिए इसको रहने देते हैं और तब हम फिर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लिखिए 5वां टॉपिक हम सब लिख लिए थे, लिखिए 6ठा लिखिए मेटलिक सॉलिड आर, 6ठा लिखिए मेटलिक सॉलिड आर, मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल, मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल, यानी कि मेटलिक सॉलिड डक्टाइल होता है, अर्थात तन्य होता है। तो क्या होता है, तन्य होता है, तन्य। ठीक है, तब मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल, यह तन्य होता है। एंड इसी में लिख लीजिए मैलिएबल, एंड मैलिएबल। ठीक है, एंड मैलिएबल। ठीक है, यानी कि मैलिएबल का आप लोग को सर जी पढ़ा दिए होंगे, आघात वर्ध। ठीक है, आघात वर्ध, यानी कि धातु को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, उसी को आघात वर्धता कहते हैं। और धातु से पतला तार खींचने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। तो मेटलिक सॉलिड आर डक्टाइल एंड द मैलिएबल, यह डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है ड्यू टू, लिख लीजिएगा इसी में, ड्यू टू
यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस कम है, लिखिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव, ठीक है, इन लैटिस स्ट्रक्चर, इन लैटिस स्ट्रक्चर, या फिर सीधे लिखिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, सीधे लिखिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, सीधे लिखिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, कुछ भी लिख सकते हैं, देयर लैटिस स्ट्रक्चर। देखिए अब आपको प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण भी करा देते हैं। क्या कह रहा छठा कि मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल, डक्टाइल में तन्ने और मैलिएबल में आघातोबद्ध है। तो मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि जालक संरचना में कारण है इसका कि जालक संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये सब क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो सर है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यह डक्टाइल और क्या होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल और क्या होता है, मैलिएबल होता है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन के कारण यह क्या होता है, डक्टाइल और मैलिएबल। तो 6 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, तो आप पढ़ लिए। तो छठा प्रॉपर्टी तक हम लोग ने क्या कर लिया, पूरी तरह पढ़ लिया। अब इसमें और लिखे 7वां प्रॉपर्टी, मेटलिक सॉलिड आर, मेटलिक सॉलिड है मेटलिक लुस्टर, मेटलिक सॉलिड है रखता है मेटलिक लुस्टर, मेटलिक लुस्टर, लुस्टर मीन्स होता है चमक, ठीक है, और मेटलिक मीन्स होता है धात्विक। तो यह 10th में पढ़ा दिए होंगे सर जी कि धात्विक चमक क्या है, यानी कि तत्व का एक वैसा गुण जिसके कारण तत्व चमकीला दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है। दैट इज द मेटलिक, दैट इज मेटलिक लुस्टर, वह क्या कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है। यह भी होगा ड्यू टू मेटलिक सॉलिड है मेटलिक लुस्टर धात्विक चमक रखता है, सीधे इसमें लिखिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन लैटिस स्ट्रक्चर, इन लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। मेटलिक लुस्टर चमक, ठीक है। 8वां लिखिए मेटलिक सॉलिड आर कलर्ड, मेटलिक सॉलिड आर कलर्ड, यह रंगीन होता है, आर यह क्या होता है, रंगीन होता है। 9वां लिखिए कि मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, heat and electricity due to free electron, free electron present in lattice structure, free electron in their lattice, in lattice structure। क्या कह रहा कि मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धात्विक जो ठोस होता है वह विद्युत का क्या होता है,
सुचालक होता है, ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आयन कैन नॉट बी आयन और मूव, यानी कि आसानी से क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं और आसानी से ये मूव करते भी हैं। तो यहाँ तक आपको पहला क्या छठा कि मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि धात्विक जो ठोस होता है वह डक्टाइल होता है अर्थात तन्य होता है, मैलिएबल आघातवर्धीय होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि कारण है इसका जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। उसके बाद सातवां है कि मेटलिक सॉलिड आर द मेटलिक लुस्टर्स, या धात्विक चमक रखता है, क्या रखता है, धात्विक चमक रखता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, सबका वही कारण है। मेटलिक सॉलिड आर कलर्ड, धात्विक जो ठोस होता है वह क्या होता है, कलर्ड होता है, क्या होता है, कलर्ड होता है। मेटलिक सॉलिड आर द कलर्ड, मेटलिक जो सॉलिड होता है वह क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक, कलर्ड होता है। उसके बाद क्या, मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन लैटिस स्ट्रक्चर, इसका भी कारण है कि लैटिस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी पढ़ाए थे फ्री इलेक्ट्रॉन, यही न था Fe2+ था कि नहीं, और यह 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Fe2+ था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Fe2+, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या फ्री स्टेट में है कि नहीं है, तो है। यही 2 इलेक्ट्रॉन के कारण मेटलिक सॉलिड लुस्टर होता है, क्लॉड होता है, विद्युत के सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक समझ लिए होइएगा, सबसे पहले यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो अभी हम उसके बाद 5 क्वेश्चन इससे संबंधित पढ़ाएंगे कि व्हाट इज कॉल्ड डक्टाइल, व्हाट इज मैलिएबल, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। मेटलिक लुस्टर्स क्या है, उसके बाद रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक, लिख लिए होइएगा आप। ठीक, अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, क्या है, तन्यता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी, तन्यता क्या है। अब ये मेरा खत्म हो गया मेटलिक सॉलिड, ठीक है, मेटलिक सॉलिड तो खत्म हो गया। ठीक, अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, व्हाट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आंसर में लिखिए द एबिलिटी ऑफ मेटल the ability of metal to be drawn a thin wire the ability of metal from which drawn a thin wire is called, कहलाता है डक्टिलिटी, यानी कि उसी को तन्यता कहते, हिंदी में इसको तन्यता। अगर जब इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में समझिए कि आप यह तो 10th में ही हम सब पढ़ लिए थे, 10th का चीज अभी तो याद तो नहीं रह सकते हैं। तो यह क्या कहता, द एबिलिटी, एबिलिटी में क्षमता, एबिलिटी को हटाकर मैं कैपेसिटी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों में क्षमता ही होता है। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल, तत्व की एक वैसी क्षमता, फ्रॉम विच, जिससे ड्रन ए थिन वायर, पतली तार खींची जा सकती है, इज कॉल्ड डक्टिलिटी, तो उसी को तन्यता कहते, उसी को क्या कहते हैं, तन्यता। द एबिलिटी ऑफ मेटल, तत्व की एक वैसी क्षमता,
फ्रॉम विच जिससे ड्रन ए थिन वायर एक पतली तार खींची जा सकती है, इसको डक्टिलिटी। तो उसी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी अर्थात तन्यता कहते हैं। अब कहिए सर एग्जाम्पल बताइए। तो ऑल द मेटल्स, जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है, सोना आ जाएगा, उसके बाद सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ETCL आ जाएगा। देखिए हम कॉपर का तार यूज करते हैं कि नहीं, आप बताइए। तो कॉपर का तार, कॉपर का तार वायर होता है कि नहीं मेरे पास? तो सर कहते होता है। एल्युमिनियम का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है कि ना वायर? तो होता है सर। अब देखिए AU सोना गोल्ड, आप कहिएगा सर ये झूठ बात बोल रहे हैं आप, सोना के तार कहीं होता है? तो बाबू सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट, ठीक समझिए कि AU यानी कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन प्रिपेयर या वी कैन रन द 2 किलोमीटर थिन वायर। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, तन्यता धातु है, जिससे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतली लंबी तार खींची जा सकती है। अच्छा, आप यह समझ दिया। आप कहिएगा सर सिल्वर, तो सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो चांदी होता है वह विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। चांदी का तार लगा दिया जाए तो क्या रहने देते हैं आप लोग? आप लोग तो रहने नहीं देंगे। आप लोग तो एल्युमिनियम तो रहने नहीं देते हो, आप लोग नहीं, यानी कि कुछ जो लोग होते हैं हमारे समाज में जो क्या करते हैं, एल्युमिनियम के भी तार को क्या करते हैं, काट लेते। देखिए हर एक जो व्यवस्था होती है हम लोगों के लिए होती है, ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छी शिक्षा दीजिए समाज में। तो क्या कॉपर, एल्युमिनियम, AU अरे जी, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोना है और सिल्वर है, यह सब क्या है, डक्टाइल एलिमेंट है। इसी में एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, और वह VVI नोट है, ठीक, नोट लिखिए। गोल्ड का जो संकेत होता है AU, ठीक है, तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट क्या? सोना है, सोना, ठीक है, लिखिए इसी में। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, फ्रॉम 1 ग्राम, ठीक है, इसको 1 है, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन प्रिपेयर, वी कैन ड्रन, प्रिपेयर नहीं, वी कैन ड्रन 2 किलोमीटर, KM को किलोमीटर, ठीक है, थिन वायर 2 किलोमीटर पतली लंबी तार खींची जा सकती। तो वही काड़ा नोट कि आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा आपके सर पढ़ाए होंगे कि डक्टाइल क्या है, तो आप क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी रन ए थिन वायर, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतली तार खींची जा सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता। तो कहेंगे कौन कौन डक्टाइल एलिमेंट है, तो हम कहते हैं जो भी हम अपने घरों में तार के लिए उपयोग, वह सब बाई डक्टाइल है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, इससे अलावा भी अलग है। तो अगर पूछ दे आपसे कि सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन होता है, तो आप तो नहीं बता पाइएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो यही बात होती है कि जब टीचर नहीं पढ़ाते तो बच्चे कहाँ से, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो फुल कॉन्सेप्ट में देता हूँ, इसीलिए हमने लिखा AU अर्थात गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, गोल्ड जो होता है धातु, सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, तन्य होता है। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से वी कैन रन, हम खींच सकते हैं 2 किलोमीटर थिन वायर, 2 किलोमीटर लंबी पतली तार हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब उसके बाद लिखिए अगला कि डक्टिलिटी तो हो गया, उसके बाद लिखिए व्हाट इज
मैलिबिलिटी, ठीक है। लिखिए व्हाट इज मैलिबिलिटी। इसको कहते हैं आघात वर्ध। आपके सर पढ़ाए होंगे कि धातु को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता, उसी को आघात वर्ध्यता कहते हैं, इसी को मैलिबिलिटी कहते हैं, अर्थात आघात वर्ध्यता, ठीक है, आघात वर्ध्यता, ठीक है, आघात वर्ध्यता। लिखिए व्हेन द मेटल इज हार्म्ड, लिखिए व्हेन, जब मेटल इज हार्म्ड, पीटा, हार्म मीन्स पीटना, ठीक है, देन ए थिन शीट इज प्रोड्यूस्ड, थिन, ठीक है, थिन शीट इज प्रोड्यूस्ड, is called malleability, is called malleability। उसी को क्या कहते हैं आघात वर्धा। When the metal is hardened then thin sheet is produced, जब धातु को पीटा जाता है तो क्या होता है, पतला चादर बन जाता है। आप लोग भी देखते होइएगा कि जब हम लोग क्या करते, किसी भी धातु को, मैं मान लेता हूँ लोहा ही है, तो उसको हम लोग क्या करते, पीटते रहते हैं। या फिर ये सब बात छोड़िए, अगर आप किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम लोग किसान है भाई, गरीब किसान, लघु किसान, मध्यम किसान, सब वर्ग के किसान हैं हम लोग। यानी कि देखिए, तो जब हम क्या करते हैं, लोहार के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, जो घास काटने वाला होता है, अर्थात जिसको हसुआ बोला जाता है, तो वह हम जब लोहा कुछ लेकर जाते तब तो लोहार बनाता है उसको। तो क्या करता है, लोहार उसको गर्म करता है, उसके बाद क्या करता है, उसे पीटना चालू कर देता है। पीटने के पश्चात वह क्या होता है, तो वह क्या होता है, थिन शीट, एक पतले चादर के रूप में उसमें एक्सपेंशन होता है, अर्थात फैलाव होता है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का हिंदी होता है फैलाव। आपके इंग्लिश वाले बहुत पढ़ाए होंगे एक्सपेंशन, ठीक है, इंग्लिश वाले कितना पढ़ाते तो सब लोग जान रहे हैं। तो व्हेन द मेटल इज हार्ड, जब धातु को पीटा जाता है, देन थिन शीट इज प्रोड्यूस्ड, तब एक पतले चादर का निर्माण होता है। इज कॉल्ड मैलिबिलिटी, तो वही क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता। तो वही यही मान लेता हूँ, एक बार है अर्थात रड है, बार इसको कहते हैं। जब इसको मैं क्या ले गया, एक लोहार के पास ले गया, लोहार क्या क्या इसको पीटना चालू कर दे गया और उसे क्या क्या हैमर्ड करना चालू कर दिया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक पतले चादर के रूप में एक्सपेंस कर जाएगा, अर्थात ये फैल जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, मैलिबिलिटी, आघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए इसका, सेम टू सेम यही एग्जाम्पल डाल दीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम है, AU है, AG है, कॉपर है, आयरन है, ETC है। आयरन, लोहा, लोहा का हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि ना हंसिया, तो उसी से हम लोग यह सब बनाते हैं। तो आप यह समझ गए होइएगा कि मैलिबिलिटी है क्या, द एबिलिटी ऑफ मेटल फ्रॉम विच वी कैन ड्रन ए थिन वायर, फ्रॉम विच ड्रन ए थिन वायर, एक पतली तार खींची जा सकती है, इसको मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त में गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट अभी पाया गया है। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन ड्रॉन 2 किलोमीटर थिन वायर, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे तार को क्या किया जाता है, जनरेट किया जा सकता है। व्हाट इज मैलिबिलिटी, व्हेन द मेटल इज हार्ड देन थिन शीट इज प्रोड्यूस, जब क्या धातु को पीटा जाता है तो थिन शीट, शीट मीन्स चादर, थिन मीन्स पतला, तो पतले चादर का निर्माण होता है। इज कॉल्ड मैलिबिलिटी, तो उसको क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पूरी तरह अब सेटिस्फाइड हो गए हैं, ठीक। अब हम लोग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ठीक। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक।
लिख लिए होइएगा। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। अब केवल और केवल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ही होंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो, BRBU हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो मुजफ्फरपुर वाले का, या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, BHU हो, सब में अब क्या करने जाते रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। और ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको ऑनर से नहीं है, MSc जब आप कीजिएगा केमिस्ट्री से तो उसमें भी सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाते हैं। लिखिए वाई मेटल आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, डक्टाइल एंड मैलिएबल। अगर आपसे कोई पूछ दे कि धातु डक्टाइल, तन्य और आघातवर्धकता क्यों है, भाई यह जवाब दो। क्या जवाब हम देंगे जब पढ़े नहीं रहेंगे? तो हमने तो प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा दिया था कि व्हाई मेटल आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल। पढ़ाया कि नहीं कि मेटल आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके जालक संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, देयरफॉर इसीलिए मेटल आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल। ठीक, तो लिखिए आंसर लिखिए, मेटल्स आर डक्टाइल एंड or malleable due to free electron present in their lattice structure, present in their lattice structure, therefore इसीलिए metal are ductile and malleable, metal are ductile and are malleable। ठीक है, malleable, इसीलिए धातु क्या होते हैं, डक्टाइल। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल बताइए, तब हम समझेंगे। ठीक बाबू, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, एक और Fe होंगे, यहाँ Fe होंगे तो फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि ना? बिल्कुल आ जाएंगे सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इतना ही ज्यादा लंबा नहीं करते। ठीक है, और इन सबों को आप क्या कर दीजिए, इस प्रकार मिला दीजिए, दोनों के बीच बॉन्ड कार्य करता है। ठीक है, तो यह क्या लैटिस स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है कि नहीं है? ये सब लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है ये सब। तो यही क्या कहता है कि मेटल आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल, धातु आघातवर्धक होता है और तन्य होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। कारण है जालक संरचना में इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए मेटल आर डक्टाइल। यह जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यह फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है भाई, यह फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो इसीलिए क्या होता है, धातु डक्टाइल और मैलिएबल होता है। ठीक है, और यही आधार पर एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द मेटल आर द कलर्ड, धातु क्यों कलर आ जाता है, व्हाई द मेटेलिक सॉलिड, व्हाई द मेटल आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, या फिर मेटेलिक सॉलिड भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि व्हाई मेटेलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल। ठीक है, तो यह कहिएगा कि मेटेलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्या कर लिया, मेटेलिक सॉलिड लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना होगा। मेटेलिक सॉलिड यहाँ लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटेलिक सॉलिड आ जाएंगे।
मेटलिक सॉलिड, ठीक, और यहाँ पे भी मेटलिक सॉलिड, ठीक है। धात्विक ठोस, यह सब धात्विक ठोस ही तो है भाई। तो यही कह रहा है कि मेटलिक सॉलिड आर द व्हाई मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल, कि धात्विक जो ठोस है, धात्विक ठोस, वह तन्यता और आघातवर्धी है क्यों भाई? इसका क्वेश्चन बता सकते हो? तो हाँ, हमने बता सकता हूँ सर कि मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, देयरफॉर इसीलिए मेटलिक सॉलिड आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल। देख लीजिए यह फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी लिखा हुआ था, हमने क्या करते हैं, इसको मिटा दिया, ठीक। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेटलिक सॉलिड आर क्लॉड, ठीक, यह सब बताएगी। सबसे पहले इतना तक आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए होइएगा नोट, ठीक। इसको रहने देते, सब में यह लिख लीजिएगा, ठीक है। Why metallic solid are colored? Are colored? लिखिए आंसर। Metallic solid are colored. Metallic solid are colored due to presence of free electron in their lattice structure, therefore इसीलिए मेटलिक सॉलिड आर क्लॉड, मेटलिक सॉलिड आर क्लॉड, इसीलिए मेटलिक सॉलिड क्या आता है, क्लॉड। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मेटलिक, व्हाई मेटलिक सॉलिड आर क्लॉड, यानी कि धात्विक जो ठोस होता है वह रंगीन क्या होता है। तो क्या कह रहा है आंसर कि मेटलिक सॉलिड आर क्लॉड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके जालक संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, देयरफॉर इसीलिए मेटलिक सॉलिड आर द क्लॉड। धात्विक ठोस क्या होता है, क्लॉड होता है, अर्थात वह रंगीन होता है, ठीक है। अर्थात क्या होता है, रंगीन होता है। यही फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यह फिर लिख लीजिएगा, कोई आपसे पूछ दे, इसीलिए मैं क्या क्या हूँ, पूरी तरह ये लिख कर समझा रहा हूँ कि यह सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यह सब फिर क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाई मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कर ली होइएगा। और फिर यहाँ पे व्हाई मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर लिखिए, मेटलिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी due to presence of free electron in their lattice structure, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर।
इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए लैटिस स्ट्रक्चर, देयरफॉर यहाँ पे स्टॉप हुई, यहाँ से लिखिएगा देयरफॉर, देयरफॉर मेटलिक सॉलिड, मेटलिक solid are good conductor of, are good conductor of heat and electricity, ठीक है, heat and electricity। क्या कर रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या कर रहा है, इसको इधर घुमा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एक से एक थोड़ा आइडिया लिया। क्या कर रहा है कि व्हाई मेटलिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या है कि मेटलिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि धात्विक जो ठोस होता है वह विद्युत के सुचालक होता है और उष्मा के भी सुचालक होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। क्योंकि जालक संरचना में इसका कारण है कि जालक संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, देयरफॉर इसीलिए मेटलिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप कहिएगा सर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में भी पाया जाएगा। हाँ बाबू, अगर आप भी फ्री रहिएगा तो जो मानना सो कर दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं। तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण धातु क्लॉड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आसानी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास कि व्हाट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट सॉलिड, अर्थात सहसंयोजी या फिर नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्या है, ठीक। लिख लीजिएगा, लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। व्हाट इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड एंड और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट का जो हिंदी होता है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। कोवैलेंट का जो हिंदी होता है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड का हिंदी होता है सहसंयोजी ठोस एंड द नेटवर्क सॉलिड। लिखिए आंसर, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें only केवल atom are present at the lattice point, at the lattice point in their lattice structure, lattice structure इज कॉल्ड, कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या कहता है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली केवल एटम आर प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होते हैं। एट द लैटिस पॉइंट जालक संरचना में पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल परमाणु उपस्थित होते हैं। इज कॉल्ड एज द मेटलिक सॉलिड, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉरी कोवैलेंट सॉलिड तो धात्विक ठोस कहा जाता है। इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट सॉलिड, तो उसे क्या कहा जाता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट, यानी कहता द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली एटम केवल परमाणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचनाओं में। इज कॉल्ड कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड। आप कहिएगा सर जी एग्जांपल दीजिए, ठीक है।
देखिए केवल यह कार्बन क्या उपस्थित है, लो भाई, केवल क्या है, यह कार्बन उपस्थित है। ये सब तो लैटिस पॉइंट है ही, है कि ना है, तो है सर। और यह पूरा क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब देखिए कार्बन कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंसी कितना है, 4, 1 2 3 और 4, है कि ना। तो देखिए हम इसमें भी इधर भी होंगे, ठीक है, तब तो 2 2 4, ठीक, इस प्रकार यह कार्बन सब हो जाएंगे, ठीक है। यही कार्बन का क्या श्रृंखला है। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है, यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक इसके साथ जुड़ गया, फिर एक इसके साथ जुड़ गया, फिर एक इसके साथ, यह तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका खाली रह गया कि ना, 2 खाली, यानी कि 2 2 4 2 6, आसानी से यह साथ क्या बना ले। देखिए अब यह देखिए कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4। अब देखिए ये 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 4 गो है, इसके पास क्या हो गया, 4 गो यह पहले से था, एक इससे ले लिया तो 5 गो हो गया। अब देखिए एक इससे ले लिया तो कितना हो गया, इसके पास 6 गो हो गया। यानी कि आसानी से क्या कर लेता है, यह कार्बन कार्बन का चेन बना लेता है आसानी से, यह कार्बन कार्बन, यानी कि यह सब क्या है, इसमें केवल और केवल एटम उपस्थित होते हैं, अर्थात परमाणु उपस्थित होते हैं, इज कॉल्ड इन द लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड, यह कोवैलेंट सॉलिड कहलाता है। सब द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन जिसमें ओनली एटम आर प्रेजेंट, केवल क्या होता है, एटम अर्थात परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक संरचनाओं में, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में। यह सब क्या लैटिस पॉइंट है या ना है, यह सब लैटिस पॉइंट है भाई, यह सब क्या लैटिस पॉइंट ही तो है, यह सब लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है ये कि ना। तो यानी कि कार्डाई के द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें ओनली एटम केवल परमाणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचनाओं में। जालक संरचना है जो भी घेरा हुआ है सब कार्बन उपस्थित हुआ तो बिंदु ही है भाई, उसी बिंदु पर केवल एटम उपस्थित होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। ठीक, सबसे पहले क्या कर लीजिए आप यहाँ तक आसानी से लिख सकते हैं और या फिर नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर लीजिए तीनों में से कोई, ठीक, वो आपके लिए ठीक होगा, बेहतर होगा। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड इसी को कहते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। पहला लिखिए इन कोवैलेंट सॉलिड ओनली केवल एटम आर प्रेजेंट, एटम आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट, in their lattice structure। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि द कोवैलेंट सॉलिड एक वैसा, इन कोवैलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजी ठोस में ओनली एटम केवल परमाणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। अभी दिखाए थे एग्जाम्पल में, अगर सोचिएगा तो लीजिए, यही ना था,
था कि ना था यह सब? कहिएगा यस सर यही सब तो था। यह क्या लैटिस पॉइंट है, सॉरी लैटिस स्ट्रक्चर है यह सब। लैटिस स्ट्रक्चर है कि ना है, तो ओनली यह सब एटम ही तो है कार्बन। ठीक है, अगला लिखिए दूसरा, कोवैलेंट सॉलिड have high melting and boiling point, high melting and or boiling point। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा लिखिए, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is bad conductor of electricity because क्योंकि only because absent of free electron या only atom present, यह भी लिख सकते हैं because only atom is present या फिर absent of free electron, absent of free electron in lattice structure। क्या कहता है कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का कुचालक होता है, या हीट भी होगा इसमें तो ठीक है। इसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिएगा, ठीक है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का कुचालक होता है बिकॉज क्योंकि ओनली एटम केवल परमाणु उपस्थित होता है, या फिर अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता इन लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में। देखिए कार्बन में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है कहिएगा नहीं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है कि नहीं है, सब के सब बंधे हुए हैं। तो क्या यह विद्युत के सुचालक होगा? कदापि नहीं होगा तो कदापि, इसीलिए कहता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का कुचालक होता है बिकॉज क्योंकि ओनली एटम आर प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होता है, और अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहता है। इट इज इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, लेसर जालक संरचनाओं में। देयरफॉर इसीलिए, फॉर देयरफॉर कोवैलेंट, therefore covalent solid are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। इसीलिए यह क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होइएगा। अभी तो 3 ही प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, अभी तो 3 बाकी ही हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इन कोवैलेंट सॉलिड ओनली एटम और केवल परमाणु उपस्थित होता है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। बिकॉज एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और या फिर ओनली एटम आर प्रेजेंट, केवल परमाणु उपस्थित होता है। देयरफॉर इसीलिए कोवैलेंट सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत के कुचालक थे। अभी 3 प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे इसी में कि इट इज कॉल्ड द गेंट मॉलिक्यूल, इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द गेंट मॉलिक्यूल, इसे विशाल अणु भी क्या किया जाता है? कहा जाता रहता है। ठीक, लिख लिए हुईगा। ठीक, 3 प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने पढ़ा। लिखिए अगला, चौथा कहिए, कोवैलेंट सॉलिड आर गेंट मॉलिक्यूल। गेंट मॉलिक्यूल यानी कि गेंट मीन्स होता है विशाल।
ठीक है। और मॉलिक्यूल मीन्स होता है अणु। इसे विशाल अणु क्या किया जाता है, कहा जाता है। गेंट मीन्स विशाल और मॉलिक्यूल मीन्स अणु। इसे विशाल अणु भी क्या किया जाता है, कहा जाता रहता है। उसके बाद लिखिए पांचवा, इट इज हार्ड एंड ब्राइटल। यह कठोर होता है एंड और ब्राइटल भंगुर हो जाता है। ब्राइटल यह क्या होता है, हार्ड होता है और क्या होता है, कठोर। सॉरी, यह क्या होता है, हार्ड अर्थात कठोर होता है और ब्राइटल मीन्स भंगुर। ठीक है। और हार्ड मीन्स जानते हैं कठोर। यह कठोर और क्या होता है, भंगुर होता है। तो इट इज ब्राइटल एंड इट इज हार्ड एंड द ब्राइटल। यह कठोर और क्या होता है, भंगुर होता है। आगे लिखिए छठा में, इट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज वेरी हाई। ठीक है, लिखिए छठा, इट इंथैल्पी of fusion is very high, very high। इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वो काफी ज्यादा उच्च होता है। इट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज वेरी हाई। इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वह काफी ज्यादा उच्च होता है। इट इंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन इज वेरी हाई। इसका जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है वह काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। छठा सातवां लिखिए, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो लिख लिए हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या कहा, प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब इसमें क्या लिखिए अगला क्वेश्चन की, व्हाई कोवैलेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यह क्वेश्चन पूछता है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मिथिला यूनिवर्सिटी में तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा यह बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन रहते हैं, ग्रुप 2 से तो चालू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये केवल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ही पूछते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसमें 5 क्वेश्चन रहता है और 5 में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। व्हाई और व्हाट वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वही पढ़ाते इसलिए कि व्हाई कोवैलेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर लिखिए, कोवैलेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, heat and electricity, because absent of free electron, absent of free electron और या फिर ओनली एटम आर प्रेजेंट एट द लैटिस स्ट्रक्चर, इन लैटिस स्ट्रक्चर एट नहीं। ठीक है, इन लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इन लैटिस स्ट्रक्चर। क्या कर रहा क्वेश्चन कि व्हाई कोवैलेंट सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या लिखेंगे कि कोवैलेंट सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट जो सॉलिड होते हैं, सहसंयोजी ठोस होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यह भी लिखाए थे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, या फिर ओनली एटम आर प्रेजेंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, केवल और केवल परमाणु उपस्थित रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड यह क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ तक आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लीजिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे।
अगले लेक्चर में हम फिर आएंगे कि इसमें जो बॉन्ड कार्य करता है, मेटलिक बॉन्ड क्या है, पोलर मॉलिक्यूल में डिस्पर्सन फोर्स क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है मेरे पास कि डिस्पर्सन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कार्य करता है, पोलर वॉल्यूम के डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहे हैं इन सबों के बीच इसमें कोवैलेंट जो सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड कार्य कर रहे हैं वह सब क्या करेंगे अगले लेक्चर में फिर हम लेकर उपस्थित होंगे। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर आप ज्यादा कीजिए, आप लोग शेयर बहुत कम करते हो भाई, जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा है कि आपके लिए हर एक परेशानी के लिए हम लोग क्या करेंगे आवाज उठाने के लिए। आज जो चल रहा है हमारे देश में बेरोजगारी, युवा बेरोजगार, निकम्मी सरकार, इस पर क्या क्या हम लोगों ने अपनी पूरी हमारी टीम ने क्या कर दी, जान लगा दी है कि मैं हर एक दिन क्या करता हूं उसके लिए अब वीडियो अपलोड करता हूं ताकि युवा जागे। और आपसे यह एक अनुरोध है कि आप ट्विटर को डाउनलोड कर लीजिए और #टैग स्पीक अप फॉर द रेलवे स्टूडेंट को क्या कीजिए ट्विटर पर क्या ट्वीट कीजिए, ताकि जितना ज्यादा आप ट्वीट कीजिएगा उतना सरकार की बहरी सरकार को सुनाने की आवश्यकता है, या बहरी सरकार पूरी बहुमत में पागल हो चुकी है। ठीक, तो सबसे ज्यादा हम कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए और कीजिए भी। जितना ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करवाइए उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी अगले लेक्चर में अगले ही दिन। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।